नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी वसीयत वाकई में आपकी आखिरी इच्छा को पूरी करेगी या वो केवल अदालत में फाइलों के बीच में दब कर के रह जाएगी या वो केवल एक कागज़ का टुकड़ा साबित होगी। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि उन्होंने वसीयत बना दी तो अब सब कुछ सुरक्षित हो चुका है, असली उत्तराधिकारी तक संपत्ति पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक छोटी सी गलती आपकी वसीयत को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है और उसके आधार पर ना तो संपत्ति का हक मिलेगा, ना ही असली उत्तराधिकारी कोई दावा कर सकेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो एक वसीयत को अवैध बना देती है या फिर वसीयत की मान्यता को ख़त्म कर देती है? क्या आप जानते हैं कि कब एक वसीयत कागज़ का टुकड़ा साबित हो जाती है? यदि नहीं तो आज का वीडियो आपके लिए है। विधिवार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वसीयत की वैल्यू कब ख़त्म हो जाती है और पारिवारिक जो विवाद है उनका समाधान कैसे किया जा सकता है और किस प्रकार से ये तय करें कि आपकी वसीयत कानूनी रूप से वैध है। क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे आग्रह है इस चैनल को एक बड़ा कानूनी मंच बनाने के लिए, जहां पर आपके अधिकारों की बात की जाए और आपको कानूनी जानकारियां बिल्कुल मुफ्त में दी जाए। उसके लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है। एक सब्सक्राइब करें ताकि आप इस चैनल से जुड़ सके और हमें प्रोत्साहन मिले कि हम और भी बेहतर विषयों पर वीडियो बना सकें। दोस्तों, बात करते हैं वसीयत की वैल्यू कब तक होगी, यानी कब तक आपकी वसीयत की वैल्यू होती है। तो जब तक उसे कोई कानून के तहत रद्द ना किया जाए, जब तक कोई व्यक्ति ये दावा ना करे कि ये वसीयत अवैध है और किसी कानून के तहत उसको रद्द ना किया जाए, तब तक एक वसीयत की वैल्यू होती है। अगर नई वसीयत बना दे तो पुरानी वसीयत खुद ब खुद खत्म हो जाती है। इसी के साथ अगर वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति ठीक हो तब जाकर ही वसीयत को माना जाता है कि वो वैध थी। यानी यदि वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति सही ना हो और ये साबित कर दिया जाए कि वो मानसिक रूप से परेशान था या उसने दबाव में ऐसा किया है, तो वसीयत की कोई वैल्यू नहीं है। अगर ज़बरदस्ती या धोखाधड़ी से बनवाई गई हो तो तब भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये कुछ स्थितियाँ होती हैं जिनमें एक वसीयत जो है वो अपनी वैल्यू खो देती है। तो किन हालातों में एक वसीयत की वैल्यू खत्म हो जाती है? सबसे पहले अगर वसीयत बनाने वाला रद्द कर दे या उसको फाड़ दे। यदि आपने वसीयत लिखी है या आपके परिवार में किसी सदस्य ने, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसने अपनी वसीयत लिखी और उसने उसे रद्द कर दी या फिर अपनी वसीयत को उसने फाड़ दिया, तो ऐसे में स्वतः ही वसीयत खत्म हो जाती है। इसी तरीके से अगर कोई वसीयत करता अपनी नई वसीयत बना दे तो नई वाली वसीयत को माना जाएगा, जो पुरानी वसीयत है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। क्योंकि वसीयत में आखिरी पॉइंट में उसकी दिनांक लिखी जाती है, तारीख लिखी जाती है और वसीयत को तब मान्य माना जाएगा, उस वाली वसीयत को असली माना जाएगा जो सबसे अंत वाली होगी, सबसे एंड वाली होगी। तो यदि कोई व्यक्ति किसी ने कल वसीयत बनाई है और फिर वो आज दोबारा से वसीयत बना दे तो आज वाली वसीयत मान्य होती है, क्योंकि ये व्यक्ति की आखिरी इच्छा होती है और आखिरी इच्छा उसे कहेंगे जो सबसे आखिर में बताई गई हो। तो जो वसीयत सबसे आखिरी में लिखी गई है उस वसीयत को हम वैध मानेंगे, उससे पहले की सारी वसीयत कागज़ का टुकड़ा होती है। वसीयत बिना गवाह हो या सही प्रक्रिया के बनाई गई हो तब जाकर ही वो वसीयत वैध होगी। यदि वसीयतकर्ता ने किसी व्यक्ति को भी गवाह नहीं बनाया है या वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उस वसीयत को साबित कर सके, तो तब भी वसीयत की कोई वैल्यू नहीं होती। क्योंकि वसीयत तो वही दस्तावेज है कि जिसमें व्यक्ति अपने जीते जी ये बताता है कि उसकी संपत्ति मरने के बाद किसको दी जाएगी। लेकिन जब तक ये बताने वाला ना हो कि हाँ ये वसीयत मेरे सामने लिखी गई थी, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एक कागज़ का टुकड़ा होती है। तो इसीलिए ये ध्यान रखिए, जब भी आप वसीयत को बना रहे हैं तो उसमें गवाहों को ज़रूर लाए, गवाह उसमें ज़रूर बनाए। 2 गवाह स्वतंत्र साक्षी उसमें होने ज़रूरी होते हैं जो ये बता सके कि हाँ ये वसीयत हमारे सामने लिखी गई थी और इस व्यक्ति ने हमारे सामने हस्ताक्षर किए थे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यदि वह संपत्ति पहले से बेची जा चुकी हो तो तब भी उसकी वसीयत नहीं बनाई जा सकती। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी को पहले ही बेच दिया है तो उसकी वसीयत नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि वो किसी और के अधिकार में है। इसी प्रकार से यदि किसी की पैतृक संपत्ति हो, अनसेस्टर प्रॉपर्टी हो, यानी ऐसी संपत्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है, आपके जो पूर्वजों की पहचान होती है, यदि ऐसी संपत्ति की वसीयत की जाए तो दूसरे जो वारिश है वो दावा कर सकते हैं कि हमें संपत्ति क्यों नहीं मिली, क्योंकि जो पैतृक संपत्ति है, अनसेस्टर प्रॉपर्टी है, उसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक होता है। कोई भी व्यक्ति उसमें अपना हक मांग सकता है। बच्चे के जन्म लेते ही परिवार की जो पैतृक संपत्ति है उसमें उसका हक हो जाता है।
इसीलिए यदि पैतृक संपत्ति है तो आप उसकी वसीयत को नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो अधिकार क्षेत्र में जो संपत्ति आती है वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होती है, जिसे आप अपनी कमाई से खुद खरीदते हैं। तो यदि कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसे आपने अपनी कमाई से खुद खरीदी है तो आप जो चाहे उसका वो कर सकते हैं। आप किसी को ट्रांसफ़र कर दें, उसका बैनामा कर दें, गिफ्ट डीड के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दें, किसी को वसीयत बना करके कर दें, ये केवल आपका अधिकार होता है। लेकिन जो परिवार की संपत्ति है, जो संयुक्त रूप से संपत्ति है, जो परिवार के अन्य लोगों की भी संपत्ति है, यानी जो पूर्वजों के द्वारा आपको दी गई है, ऐसी संपत्ति की वसीयत आप किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं कर सकते। इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब भी वसीयत को लिखा जाए। तो वसीयत बनाते समय किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले तो वसीयत का शीर्षक स्पष्ट रूप से लिखें, उसके बाद अपना नाम व पता लिखें, अपनी उम्र लिखें, उसके बाद वारिसों के नाम लिखें और फिर संपत्ति का विवरण दें। कौन कौन सी संपत्ति, उसका खसरा नंबर क्या है, मौजा क्या है, किस मौजे में स्थित है, कौन सी तहसील है, और उसके बाद यदि आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस भी जाना है तो उसके बारे में भी विवरण दें। यानी सब चीज़ें, पूरा विवरण आपको लिखना होता है। यदि आप चाहते हैं कि सही प्रकार से संपत्ति का वितरण हो सके तो उसके लिए संपत्ति का विवरण सही प्रकार से देना चाहिए। इसी के साथ एक बात और ध्यान रखें कि वसीयत में गवाहों को बनाना ना भूलें, और वो गवाह ऐसे हो जो बाद में ये साबित कर सके कि हाँ, हमारे सामने इस वसीयत को लिखा गया था, वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति बिल्कुल सही थी और उस व्यक्ति ने हमारे सामने इस पर हस्ताक्षर किए थे, ये उनकी असली वसीयत है। यदि ऐसे गवाह हो तो वसीयत को मान्य माना जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा सवाल करते हैं कि क्या वसीयत को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है? तो जो कानून है उसके तहत इसको रजिस्टर्ड कराना एक वैकल्पिक विषय है, ऑप्शनल है। यदि आप कराना चाहे तो करा ले, नहीं चाहते तो ना कराए, ये तब भी वैध होती है। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि परिवार के सदस्य विवाद खड़ा कर सकते हैं, जो परिवार के अन्य वारिस है जिनको उससे वंचित रखा गया है वसीयत से, ऐसे व्यक्ति विवाद खड़ा कर सकते हैं, तो रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी हो जाता है ताकि ये पुख्ता वसीयत बन सके और ये प्रमाण हो सके कि हाँ, रजिस्ट्रार कार्यालय में इसको दर्ज कराया गया है। लेकिन यदि आप रजिस्टर्ड भी नहीं कराते तब भी वो वैध होती है, बशर्ते कि सारे नियमों का पालन किया गया हो। दोस्तों, अब जानिए कि पारिवारिक जो संपत्ति है उसमें वसीयत मान्य होती है या नहीं। तो वसीयत सिर्फ उसी हिस्से की मान्य होगी जिस पर आपका हक था। यदि आप पैतृक संपत्ति की वसीयत करना चाहे तो आप उस हिस्से की कर सकते हैं जिस पर आपका अधिकार था। ऐसा नहीं कि आप अपने भाई का हिस्सा भी उसमें लिख दें कि मेरे नाम इतने बीघे ज़मीन है और मैं इसकी वसीयत कर रहा हूँ। तो जो हिस्सा आपके पास आता है केवल उसकी वसीयत आप कर सकते हैं, बिना बंटवारे के आप पैतृक संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकते। अगर कोई विवाद हो तो वसीयत की वैधता को चुनौती दी जा सकती है। यदि परिवार के सदस्य जिनको वसीयत से वंचित रखा गया है वो कोर्ट में जाकर के वाद आयोजित कर सकते हैं और वसीयत को चुनौती दे सकते हैं। तो ऐसे में आपकी जो वसीयत है वो अवैध हो जाती है, अमान्य हो जाती है, यदि वो सही प्रकार से साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए वसीयत को बनाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ये केवल एक दस्तावेज नहीं है, ये संपत्ति के अधिकारों को ट्रांसफ़र करने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपकी आखिरी इच्छा को व्यक्त करता है। तो इसीलिए आपको ये कहा जाता है कि वसीयत बनाते समय बहुत ही सोच विचार कर, मानसिक स्थिति से स्वस्थ होकर वसीयत को लिखना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई विवाद हो तो वसीयत की जो वैधता है उसको चुनौती दी जा सकती है। सभी उत्तराधिकारियों की सहमति ज़रूरी होगी यदि साझा संपत्ति है। अब देखिए, यदि पारिवारिक विवाद है तो उसका समाधान कैसे करें। परिवार के बीच यदि संपत्ति को लेकर के विवाद हो, अनसेस्टर प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हो, तो उसका समाधान क्या है? कैसे ऐसा नियम बनाएं कि आपके परिवार के सदस्य कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना भटके और उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि उसके परिवार के सदस्य कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे या उनकी जो संपत्ति है वो आधी से ज़्यादा संपत्ति कचहरी के चक्कर में ख़त्म हो जाए। तो ऐसा केवल कह देने से नहीं होगा, बल्कि आपको कुछ काम करने होंगे ताकि आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनको भटकना ना पड़े। क्या क्या आप कर सकते हैं? सबसे पहले आपसी बातचीत और मध्यस्थता के माध्यम से समाधान खोजिए, समाधान निकालने का प्रयास करें। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति को लेकर के डिस्प्यूट कर रहा है या फिर कोई विवाद खड़ा कर रहा है तो उससे पहले बातचीत करने का प्रयास करें कि भाई विवाद की ज़रूरत क्या है, परिवार का मामला है, बैठ कर के बातचीत करते हैं। यदि बातचीत होना संभव ना हो तो एक मध्यस्थ को नियुक्त करें जिसकी बातें वो व्यक्ति भी सुन सके, आप भी सुन सके। आप दोनों की बातों को सुन करके
वो व्यक्ति सही निर्णय दे सके और आपको बता सके कि कानून ये है, आपके नैतिक कर्तव्य ये है, जैसा चाहे आपकी इच्छा ये हो सकती है या ये काम किया जा सकता है। तो एक मध्यस्थ को नियुक्त करें और जो समाधान है वो कराने का प्रयास करें। यदि असफल हो जाए या मध्यस्थ के माध्यम से समाधान होना संभव ना हो तो ऐसे में केवल एक ही रास्ता बचता है, वो है दीवानी न्यायालय में वाद योजित करना। दीवानी न्यायालय में वाद योजित करके आप बंटवारा करा सकते हैं, प्रॉपर्टी का पार्टीशन करा सकते हैं, उसका बंटवारा करा सकते हैं। फिर प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से पर काबिज रहता है, वो उसका मालिक बन जाता है। संपत्ति बंटवारा फाइल करे, पार्टीशन सोच डाले और फिर बंटवारा करा ले। यदि बंटवारा संभव ना हो या ऐसी संपत्ति है जिसमें बंटवारा नहीं हो सकता, छोटी संपत्ति है, वारिस ज़्यादा है, तो ऐसे में कोर्ट उसकी नीलामी कर सकता है और नीलामी करके जो रकम प्राप्त होती है उससे सभी वारिसों में उसे बांट सकता है। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर होता है पारिवारिक विवाद को ख़त्म करने का और वसीयत को वैध बनाने का। तो वसीयत ज़रूरी है, लेकिन इससे जुड़े नियमों को समझना भी ज़रूरी है ताकि न केवल संपत्ति बचाई जा सके बल्कि पारिवारिक विवादों को भी खत्म किया जा सके। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ समझ पाए होंगे, बहुत कुछ जान पाए होंगे, क्योंकि संपत्ति से जुड़े विवाद काफ़ी ज़्यादा है। कोर्ट भरी पड़ी है ऐसे विवादों से, जो जितना बचा जाए उतना ज़्यादा बेहतर होता है। परिवार को भी बचाइए, संपत्ति को भी बचाइए, यही आपका करने के लिए ज़रूरी काम होता है। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानून की जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशन, समाज के नए मुद्दे, सरकार के नए आदेश, सभी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में आप तक पहुँच सके। इससे संबंधित यदि आपको कोई सवाल हो तो उसके लिए कमेंट करें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।